नमस्कार, जय श्री राम। मैं विपिन विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बोला था, आज का टॉपिक होने वाला है एनर्जी। भारत में ऊर्जा या एनर्जी बहुत ही गहरा, बहुत ही गूढ़ विषय रहा है। इस पर बहुत से विचार रखे गए हैं, लेकिन साइंस ने सब सिंप्लीफाई करके प्रस्तुत किया है। साइंस के अकॉर्डिंग एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द एबिलिटी और द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। मतलब किसी कार्य को करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी कहते हैं। एनर्जी की मीनिंग अगर हिंदी में देखें तो शक्ति, ताकत, सामर्थ्य, क्षमता और बल लिखकर आता है। यही सब फोर्स लिखकर सर्च करने पर भी आता है। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हिंदी में ऊर्जा और बल एक ही हैं। खैर, ऐसा नहीं है। भारत में ऊर्जा या शक्ति को एक नेचुरल एलिमेंट के रूप में जाना गया है। इसे स्पिरिचुअलिटी और कॉस्मोलॉजी से भी जोड़ा गया है, क्योंकि हमारा नज़रिया हमेशा से आध्यात्मिक, प्राकृतिक और फिलोसॉफिकल रहा है। हमने शक्ति को सुप्रीम कॉस्मिक फेमिनिन पावर माना है, जो संसार की सृष्टि, स्थिति और विनाश का कारण है। हिंदू लोगों ने एनर्जी को देवी पार्वती के रूप में पर्सोनिफाई किया है। वो ही यूनिवर्स की प्राइमल एनर्जी है, जो सर्वत्र व्याप्त है, जो सभी चीज़ों में मौजूद है। इनके भी कई रूप होते हैं, उन रूपों के अलग अलग काम हैं। ये बहुत ही बड़ा विषय है। देवी पर कई ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, जिन्हें हम लोग फिक्शन समझकर इग्नोर कर देते हैं। मगर उस टाइम पे साइंस से हजारों साल पहले एनर्जी को पहचानना, उसे पर्सोनिफाई करना ही बहुत बड़ी बात थी। गीता महाभारत का एक अंश, जो शायद 2nd सेंचुरी BCE में लिखा गया था, या फिर 5th सेंचुरी BCE में, या फिर उससे भी पहले, यह भी अनक्लियर है। लेकिन गीता जी का एक श्लोक है, ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा या एनर्जी ना तो कभी जन्म लेती है, ना तो कभी मरती है, ना तो ये उत्पन्न होती है और ना ही कभी नष्ट होती है। ये अजन्मी है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी ये आत्मा या एनर्जी नष्ट नहीं होती। गीता जी का ही एक श्लोक और है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः ना चैनम क्लेदयन्ति तापो ना शोष्यति मारुतः। आत्मा को ना तो शस्त्र ही काट सकते हैं, ना इसे अग्नि ही जला सकती है, ना जल इसे भिगो सकता है, ना वायु ही इसे सुखा सकती है। मतलब आत्मा अजर अमर है। ये सिर्फ अपने फॉर्म्स बदलती है, जैसा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहता है। एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी को केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी, यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ये लॉ साइंस में 19th सेंचुरी में आया था, जबकि हमारे धर्म ग्रंथों में सैकड़ों बार इसका जिक्र हुआ है। जैसे कि श्वेताश्वतर उपनिषद में उसका ये श्लोक भी यही कहता है, एको देवा सर्वभूतेषु दूरः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। ये श्लोक कहता है कि एक ही देवता, एनर्जी या ऊर्जा
सब भूतों अर्थात वस्तुओं में छुपा हुआ है। वही सर्वव्यापी है, वही कर्मों का अधिपति है, वही आधार है, वही चेतन है, वही साक्षी है, वही केवल है और वही निर्गुण है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनर्जी के टाइप्स की। तो साइंस में एनर्जी को उसके स्रोत और उपयोग के आधार पर कैटेगराइज किया गया है। पहली है मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के योग को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। फिर है थर्मल एनर्जी। ये एनर्जी हीट से उत्पन्न होती है। लाइट एनर्जी, लाइट सोर्सेस से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। फिर है साउंड एनर्जी, वाइब्रेशन से उत्पन्न होने वाली एनर्जी जिसे हम कानों से सुन सकते हैं, साउंड एनर्जी हो गई। इलेक्ट्रिक एनर्जी, चार्ज के फ्लो से जो एनर्जी मिल रही है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। उसके बाद केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी एक्सेट्रा। सबका नाम ही सिग्निफाई कर देता है कि वो किस टाइप की एनर्जी है। अब आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पर। ये क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है एक प्रकार की एनर्जी का दूसरी प्रकार की एनर्जी में बदल जाना। एग्जाम्पल के लिए जैसे किसी बैटरी से इलेक्ट्रिक बल्ब का जलना। अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या है? केमिकल एनर्जी चेंज हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है लाइट एनर्जी में। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है ये तो सबको पता है, लेकिन ये कैसे होता है इसके बारे में कोई नहीं जानता। चलिए इसी को समझते हैं। एक बैटरी में केमिकल रिएक्शन होने के कारण केमिकल एनर्जी रिलीज होती है। एटॉमिक लेवल पे बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से सर्किट में करंट फ्लो होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन लाइट बल्ब तक पहुंचते हैं और लाइट बल्ब इन इलेक्ट्रॉन्स को फोटॉन्स में कन्वर्ट करके एमिट करता है। अब ये फोटॉन्स ऑब्जेक्ट से टकराते हैं और अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं, जिससे हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। उसके बाद फिर वो एनर्जी काहे में कन्वर्ट होती है ये नहीं पता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, तो सभी कुछ वहीं से शुरू होना चाहिए। यही तो हम सनातनी करते आ रहे हैं। हम लोगों ने एनर्जी को सुप्रीम कॉस्मिक पावर के रूप में जाना और वहीं से ऊर्जा को समझना शुरू किया। हम लोगों ने कभी धर्म और ज्ञान को अलग ही नहीं किया, मगर बार बार होते हमलों में हमारा ज्ञान नष्ट हो गया। हमारे विद्यालयों में हमारे विद्याओं को, हमारी पुस्तकों को नष्ट कर दिया गया। अगर आक्रांताओं ने भारत को इतना क्षतिग्रस्त ना किया होता तो हम सनातनी साइंस से कहीं आगे होते। खैर, अब वापस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब के बाद अगला एग्जाम्पल है पंखे का चलना, सीलिंग फैन का चलना। सीलिंग फैन में इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एक और एग्जाम्पल है इसी के विपरीत, हाइड्रो पावर प्लांट। इसमें मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। भारतीय दर्शन में शक्ति या ऊर्जा को शिव से भी जोड़ा जाता है। शिव और शक्ति सनातन धर्म के मूल तत्व हैं। हम इन्हें केवल देवी देवता के रूप में नहीं देखते, बल्कि इन्हें ज्ञान, ऊर्जा और संवेदना का स्रोत भी मानते हैं। शिव का स्वरूप शून्यता, स्थिरता और चेतना को दर्शाता है। वहीं शक्ति गति, सृजन और परिवर्तन को दर्शाती है। ये एक दूसरे से भिन्न होकर भी अभिन्न है। कुछ लोगों ने शिव और शक्ति की व्याख्या साइंस के टर्म्स में भी की है, क्योंकि शिव शून्यता और स्थिरता को दर्शाते हैं तो उन्हें पोटेंशियल एनर्जी का स्वरूप दिया गया है।
और शक्ति जो गति और परिवर्तन की देवी है या परिवर्तन को दर्शाती है, उन्हें काइनेटिक एनर्जी कहा गया है। पोटेंशियल एनर्जी एक प्रकार की स्टोर एनर्जी होती है जो किसी वस्तु में उसकी बनावट, स्थिति और स्टेट के कारण होती है। इसको समझने के लिए एक ऊंचाई पे रखे हुए पत्थर का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर किसी पहाड़ की चोटी पर कोई पत्थर रखा है तो उसमें ग्रेविटी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। जैसे ही वो पत्थर नीचे गिरेगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। अब काइनेटिक एनर्जी को समझ लेते हैं, जिसे शक्ति से जोड़ा जाता है। किसी वस्तु में काइनेटिक एनर्जी होने का कारण मोशन होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी वस्तु में काइनेटिक एनर्जी उसकी वेलोसिटी या गति के कारण होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv², जहां m मास होता है और v वेलोसिटी। एग्जाम्पल के लिए चलती हुई कार, बंदूक से छुटी हुई गोली। जैसे शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, वैसे ही पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी भी। अब आप पोटेंशियल एनर्जी तब तक नहीं रख सकते जब तक आप में काइनेटिक एनर्जी बनने की संभावना ना हो। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलती है और काइनेटिक पोटेंशियल में। ये चक्र चलता रहता है, मगर दोनों की जो टोटल वैल्यू रहती है वो कांस्टेंट रहती है। जब एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की घटेगी। यानी जब किसी चीज़ की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि एक झूला, जब वो सबसे ऊपर होता है तो कुछ पल के लिए वो वहीं रुक जाता है। उस समय उस झूले की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0। इसके विपरीत जब झूला ऊपर से तेजी से नीचे की ओर आता है तो लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी 0। इस झूलने की क्रिया के दौरान काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आपस में निरंतर बदलती रहती है। जब झूला ऊपर से नीचे आता है तब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, और जब झूला नीचे से ऊपर जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम होगी। वर्क क्या होता है? वर्क इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर व्हाइल डूइंग द वर्क। जब हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं या बल लगाते हैं और वो वस्तु फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है, तब वर्क होता है, तब कार्य होता है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। साइंस में किसी कार्य के होने के लिए वस्तु का डिस्प्लेस होना जरूरी होता है। अगर आप किसी दीवार को धक्का लगा रहे हैं और वो दीवार वैसे ही खड़ी है तो आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आपने कोई कार्य ही नहीं किया। वर्क डन तब भी 0 ही रहता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। जैसे कि आप अपने सर पर कुछ बोझ उठाकर चलते हैं तो साइंटिफिकली आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। साइंस में मेहनत को कार्य नहीं माना जाता, बल्कि साइंस में कार्य को बल या गति का परिणाम माना जाता है। अब बात करते हैं पावर की। पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर वो दर होती है जिस पर ऊर्जा या एनर्जी का संचार होता है। अगर आप कम समय में ज़्यादा कार्य कर रहे हैं तो आपकी पावर ज़्यादा है, वहीं आप ज़्यादा समय में कम काम कर रहे हैं तो आपकी पावर कम है। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और अगला वीडियो होगा इलेक्ट्रिसिटी।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। जिसका मन नहीं कर रहा है वो भी अगर सब्सक्राइब कर लेगा तो आगे मैं और इंटरेस्टिंग वीडियो दे पाऊँगा। और जो भी कमियाँ हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं कैसे अपने वीडियोस को और अच्छा कर पाऊँ। थैंक यू।